Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ऊपर से प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो प्रीलिम्स में काम में आएंगे और यहाँ पे एक प्रॉपरली एक कंप्लीट टॉपिक भी है जिसे आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना भी पड़ेगा। ओके राइट, सो ये लेक्चर पूरा प्रीलिम्स का ओवरव्यू देगा आपको एंड आल्सो द मेंस एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आपका आंसर, ये आप इसमें देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज डू वॉच माय लेक्चर्स and also share to all of your friends so that they will also learn from what actually we are doing. Okay, so let us go ahead. Okay, so in this lecture हम ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं right, we are going to learn about deficit financing. Okay, इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे हम, what is the meaning of it, इसकी प्रॉपरली एनालिसिस भी करेंगे किस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट कैन अफेक्ट इन्फ्लेशन और किस तरीके से ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो भी हम कर रहे हैं उससे मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट्स हो रहा है। जब एक जमाने में क्या था, डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत जरूरी हो गया था गवर्नमेंट के लिए, राइट, और ये क्यों जरूरी हो गया था, विल स्टडी दैट इन ए प्रॉपरली इन द लेक्चर इटसेल्फ। बट गवर्नमेंट के लिए पैसे कम थे तो उनको चाहिए था पैसा, तो उनके जो डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए वो पैसा आरबीआई से लेते थे। वो सिस्टम बहुत इवॉल्व होने की वजह से वो क्राइसिस के ओर जा रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस के ओर जा रहा था। सो दैट इज द रीजन एक दिन ऐसा आया, एक ईयर ऐसा आया जहां पे डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा रोक दिया गया है। उसके बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग में था ही नहीं, उसके बाद में भी इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग में ही था। बट किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने फंड्स जो भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स है उसको किस तरीके से फुल किया है। सो न्यू वेज ऑफ फंडिंग हम देखेंगे इफ नॉट डेफिसिट फाइनेंसिंग, देन हाउ आरबीआई अर्न्स मनी एंड व्हाट आर आरबीआई डिविडेंड्स टू गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो लास्ट का आरबीआई डिविडेंड्स एक्चुअली है क्या आरबीआई पैसे देती है गवर्नमेंट को, और अगर देती है तो फिर कहां से वो पैसे आरबीआई के पास आते हैं। So this is what we are going to learn in a very comprehensive way with regard to this deficit financing. So पहले हम पढ़ लेते हैं what is the meaning of deficit financing. Deficit financing, as you know that गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसको हम बोलते हैं बजट, राइट। तो बजट में जो पैसा आता है that is called as what revenues, और जो बजट में एक्सपेंडिचर जो करते हैं that is called as what expenditure only. So incomings of the government, जो भी पैसा गवर्नमेंट को आता है तो हम बोलेंगे रेवेन्यूज, और जो भी गवर्नमेंट पैसे एक्सपेंडिचर करती है उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे कंट्री में, मैक्सिमम ऐसा ही होता है, इवन स्टेट गवर्नमेंट के बजट में भी ऐसा ही होता है कि पैसे गवर्नमेंट के पास कम आ जाते हैं, लेस हो जाते हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे डेफिसिट। वी कॉल दिस सिचुएशन एज व्हाट, डेफिसिट। क्योंकि पता भी है आपको इतने सारे गरीब लोग हैं, 36 करोड़ पीपल, नथिंग बट 366 मिलियन पीपल आर व्हाट, 366 मिलियन पीपल आर व्हाट इन पॉवर्टी है। तो फिर इनके लिए पेंशन स्कीम निकालना, इनको इंश्योरेंस देना, इनकी पढ़ाई का ख्याल रखना, फिर इनके लिए हाउसिंग, पक्का हाउसेस बनाना, फिर ये रूरल एरियाज में रहते हैं तो फिर उनके लिए वहां पे पक्का रोड्स देना, वहां पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना इरिगेशन के लिए। तो ये बड़े बड़े जो ज्यादा पैसे वाले जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये गवर्नमेंट करते रहती है, और पुअर पीपल ज्यादा होने की वजह से, उनके पास आमदनी कम रहने की वजह से उनको भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ मंथली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस रहो, एलपीजी सब्सिडीज रहो, सो एंड सो फोर्थ। तो गरीब लोग ज्यादा रहने की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो जाता है, और गरीब लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके एक्सपेंडिचर्स और भी बढ़ी जाते हैं, बिकॉज जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारे फिजिकल जो भी है, फिजिकल जो बॉडी है वो डिटेरोरेट होती है, हमारी इम्यूनिटी डिटेरोरेट होती है, और हम फिजिकली स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, काम कर भी नहीं सकते, तो हमारा सर्वाइवल कैसा। गरीब है तो ऑब्वियसली सेविंग तो नहीं होंगे, राइट और रॉन्ग। तो अगर कोई कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो बोल के बोलते हैं हम, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, जो कि चिल्ड्रन और ये जो बूढ़े हैं अगर ये जो ज्यादा रहेंगे जो कंट्री में, तो वो कंट्री के बजट में इनके ऊपर भी एक्सपेंडिचर एक साइजेबल अमाउंट का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यूज
किस तरीके से अगर कम भी आए ओके तो मैनेज हो सकता है, बट हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है बिकॉज हमारे पास पॉवर्टी, एक साइजेबल अमाउंट की पॉवर्टी हमारे कंट्री में है। तो जब गवर्नमेंट के पैसे कम आ रहे हैं ओके फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कहीं ना कहीं तो पैसे अरेंज करना होगा या नहीं होगा, होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ही सोचिए कि चलो आपके बच्चे हैं ओके तो आपकी तनख्वाह 40,000 रुपए, बट एकदम से क्या हो गया, एकदम से फिर नया साल शुरू हो गया, फिर कॉलेज में फीस पूछ रहे हैं 30,000, तो तनख्वाह आपकी 40,000 ही है और कॉलेज में फीस पूछ रहे हैं 30,000। अगर आप 30,000 कॉलेज को फीस दे देंगे तो फिर घर का रेंट कैसा बनेगा, फिर मेड के फी कैसा देंगे, फिर राशन आप कैसे लेके आएंगे, तो आप कहीं से कहीं जुगाड़ कर देते थे ना। तो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट आल्सो डू, कि कभी भी उनके पास पैसा कम हो जाता है तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू रेज मनी। यहाँ पे दो तरह के बोरिंग्स होते हैं, एक तो इंटरनल बोरिंग इस तरीके से कहते हैं और एक एक्सटर्नल बोरिंग। और ये पूरे, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट मन में आए जैसा बोरिंग कर सकती है, इनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन से ये हक मिला है कि वो बोरिंग करे। सो आर्टिकल 292 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट बोरिंग कर सकती है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इन एक्सटर्नली मतलब है बाहर के कंट्रीज रहो, बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनसे भी पैसा हम ले सकते हैं। इंटरनल बोरिंग्स भी गवर्नमेंट करती है, उनके बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज इशू करके बैंक से पैसा उठा सकती है या डिसइन्वेस्टमेंट करके वहां से पैसा उठा सकती है। कंपनीज गवर्नमेंट के बेच के पैसा उठा सकती है, जिस तरीके से हम एयर इंडिया बेच के पैसे उठाए ना। तो बहुत सारे वेस है जिस तरीके से हम गवर्नमेंट पैसे जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उनके पास वो फुलफिल करती है, राइट। सो मतलब यही है कि अगर रेवेन्यूज कम होंगे और एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो आपको सिचुएशन आपकी कंट्री का क्या कहलाएगा, डेफिसिट, राइट। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस गवर्नमेंट borrows डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल बैंक फ्रॉम मीटिंग इट्स नीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि सेंट्रल बैंक से पैसा ज्यादा गवर्नमेंट मांग रही है ओके तो ये हो गया इसका मीनिंग। नाउ लेट अस सी द मीनिंग ओके व्हाई, क्यों होना चाहिए ओके। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया में हाई सेविंग्स नहीं थे। हाई सेविंग्स अगर होते थे तो फिर सेविंग्स बैंक में जाते थे, तो बैंक में जाने के बाद गवर्नमेंट बैंक से ऐसा उठा सकती थी ओके। और एल्स अगर गवर्नमेंट आरबीआई नहीं उठाती थी तो फिर ऑब्वियसली हाई सेविंग्स बैंक में जाएंगे, बैंक से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाता है ओके। जब आप एक कंपनी आपके पास है, अगर आप और एक कंपनी खोलते हैं तो आप और हायर करेंगे ना, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों को वहां भेजेंगे तो फिर यहाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, वहां के लोगों को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो बेसिकली जब एक्सपेंशन होता है कंपनी का ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। और जब आप एक्सपेंड क्यों करते हैं, कि आपका प्रोडक्शन बढ़ने के लिए करते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कंपनी में ये फैक्ट्री में 100 जूते बनाते हैं तो आप एक्सपेंशन इसलिए करते हैं कि आप 200 जूते बनाएं, ठीक है। तो आउटपुट तो वैसे भी इंक्रीज होगा प्लस एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन अच्छी रहेगी कंट्री में। मगर क्या हुआ था, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब अपने को इंडिपेंडेंस आजादी मिली थी, हमारे पास उतना पैसा नहीं था लोगों के पास कि वो बैंक में रखे ओके, और बैंक से लोगों को जो भी चाह रहे हैं उनको लोन मिले, तो ये सुविधा नहीं थी हमारे पास, ना कि अपने पास फाइनेंशियल मार्केट्स भी नहीं थे कहां से पैसा उठाएं। अभी जिस तरीके का सिस्टम इतना एवॉल्व है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स आर देयर, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स, इस तरीके के फाइनेंशियल मार्केट्स वो जमाने में नहीं थे। लोग समझते भी नहीं थे, लोग वो चीजों को, फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है समझते भी नहीं थे, बिकॉज इलिटरेसी भी बहुत कम थी। तो ऑब्वियसली वैसे कुछ मार्केट्स भी नहीं थे, ना हाई सेविंग्स थी, तो फिर आप गवर्नमेंट को आएगा तो पैसा कहां से आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दस इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑप्टेड टू यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग एज अ सोर्स फॉर फाइनेंसिंग द 5-year plans। डेफिसिट फाइनेंसिंग एज अ सोर्स ऑफ 5-year plans, इसलिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई से पैसे लेना शुरू करें, बिकॉज आपको पता है आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक ओके। आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, और आरबीआई इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट बैंकर। गवर्नमेंट को भी अगर पैसे चाहिए, बिकॉज करेंसी प्रिंट करने का हक आरबीआई के पास ही है, अगर गवर्नमेंट को चाहिए पैसे तो आरबीआई ही देना है। इस वजह से जब भी 5-year प्लान्स हम प्रपोज करते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पैसे जितने भी स्पेंड करते थे 5-year प्लान में वो पूरे आरबीआई से हम लेते थे। However, deficit financing was soon used to finance
नॉट जस्ट लॉन्ग टर्म प्लान्स बट ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म मिसमैचेस। एक जमाने में क्या था, 5 ईयर प्लान्स के लिए ही पैसे लेते थे। ओके, मींस 5 साल के लिए पैसे लेते थे। उसके बाद में क्या कल्चर शुरू हो गया था, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंड्स जो भी उनके पास डेफिसिट होता था ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी रेस करना शुरू कर दी थी गवर्नमेंट। ठीक है, फाइन। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो यहाँ पे हम पढ़े क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर उसको पैसे चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ना तो उनके पास गवर्नमेंट कंट्री में उतनी सेविंग्स थी कि वहां से उठाए, ना उतने फाइनेंशियल मार्केट से कि वहां से उठाए। दैट्स व्हाई आरबीआई से पूछना पड़ा। ठीक है, तो आरबीआई से पहले लेते थे तो 5 ईयर प्लान फंड करने के लिए लेते थे, बड़े बड़े लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स करने के लिए लेते थे। उसके बाद में स्लोली स्लोली शॉर्ट टर्म मिसमैचेस को भी ओके यू गवर्नमेंट आरबीआई से पूछना शुरू करी। ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है, गवर्नमेंट के पास पैसे कम है तो गवर्नमेंट को पैसे उठाना है, बाहर से उठाना है, वर्ल्ड से उठाना है, या अंदर से इंटरनली उठाना है, इंडिया से उठाना है, तो ऑब्वियसली ये पूरा फंक्शन करेगी आरबीआई। आरबीआई के हाथ में ही होता है। दैट्स व्हाई आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, याद रखिए। अभी प्रोसेस क्या है, 1955 में एक अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट के बीच में, एक अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, द अग्रीमेंट ऐसा था कि आरबीआई के पास कभी भी गवर्नमेंट के पास अगर कभी भी 50 करोड़ से ज्यादा पैसे हो जाते हैं उनकी ट्रेजरी में, उनके अकाउंट में, जब क्या करेगी, द गवर्नमेंट विल इशू सम एडहॉक मींस शॉर्ट टर्म, एडहॉक मींस शॉर्ट टर्म, एक साल के अंदर ट्रेजरी बिल्स करेगी। बिकॉज एडहॉक इसलिए कहते हैं जब भी जरूरत पड़ी जब इशू करते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट प्रोसेस नहीं था। ओके, हर साल जैसे कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है तो हर साल फरवरी में देंगे, फिर फरवरी में देंगे, इस तरीके से नहीं। एडहॉक इसलिए कह रहे हैं जब भी गवर्नमेंट के पास कैश फ्लो कम हो जाते हैं 50 करोड़ से, तब गवर्नमेंट क्या करती है, एडहॉक मींस जब का जब शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए ट्रेजरी बिल्स मींस गवर्नमेंट की बिल्स देती है, गवर्नमेंट की गारंटीड डॉक्यूमेंट्स देते हैं। बिल्स आर नथिंग बट व्हाट, गवर्नमेंट गारंटीड डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक साइज पेपर देते हैं। ओके टू द सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक को ये बोलते हैं कि इसको बेचो और हमें जो भी चाहिए वो जितना पैसा कम पड़ रहा है वो पैसे दीजिए। तो आरबीआई वो बेचती थी। ओके, ऑब्वियसली पूरे को नहीं बेचती थी, ऑब्वियसली वो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड सिक्योरिटी होते हैं वो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स होते हैं, एक टर्म के लिए दिया जाता है, उसके बाद में फिर से गवर्नमेंट पैसे देके वो पेपर खरीद लेना। दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑलवेज हैपेंस। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो अग्रीमेंट हो गया वो पूरा सून टू बी परमानेंट हो गया। परमानेंट मींस ये ऐसा सिलसिला चलते रहा। गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू बोरोइंग फंड्स फ्रॉम आरबीआई कंटिन्यूअसली, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म बट आल्सो फॉर लॉन्ग टर्म। तो आगे जाके क्या हुआ, पहले शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा इशू करते थे ट्रेजरी बिल्स, आगे जाके इवन लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए भी गवर्नमेंट इशू, शॉर्ट टर्म के लिए भी गवर्नमेंट इशू करना शुरू कर दी है treasury bills. The ad hoc treasury bills became very attractive source of the financing as they are available on tap and at low fixed interest rate. तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, तो लोग रहे हो या बजाज कैपिटल रहो, टाटा कैपिटल रहो, मुथूट रहो, वो तो फिर गवर्नमेंट के एश्योर्ड बॉन्ड्स हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो धोखा तो नहीं देगी। तो ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना हर कोई पसंद करेगा। इंस्टेड ऑफ कि मैं कोई कंपनी में ऐरी गैरी कंपनी को वहां पे देने के बजाय अगर मैं गवर्नमेंट के एलआईसी में पैसा लगाता हूं, गवर्नमेंट के एनएमडीसी में पैसा लगाता हूं, अगर वो शेयर इशू करते हैं तो मैं वहां पे पैसा लगाता हूं, तो मैं तो सिक्योर रहूंगा ना। यस, बेसिकली मैं सिक्योर तो रहूंगा इसमें। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जब भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इश्यू होते हैं तो जल्द से जल्द वो उसकी बिक्री हो जाती है उनके बॉन्ड्स की। ओके, और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पैसे भी आ जाते हैं। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है तो वेरी एश्योर रहेंगे, क्रेडिट वहां पे हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो रिस्क फ्री रहेगा और गवर्नमेंट को जल्दी भी आ जाएंगे। तो ये बहुत एक कॉमन प्रोसेस चल रहा था, राइट। ये चलते गया ओवर 1952 टू 1997। ओके, जहां पे 8 5 ईयर प्लान्स हुए थे। डेफिसिट फाइनेंसिंग कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 13.5% ऑफ टोटल प्लान्स। और गवर्नमेंट के 8 प्लान्स में जितना ही पैसा गवर्नमेंट लगाई थी, लेट सपोज कि 1000 करोड़ रुपए हुए, समझिए 8 5 ईयर प्लान में जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करी है, लेट अस सपोज कि 1000 करोड़ रुपए हुए हैं, उसमें 1000 करोड़ रुपए में आरबीआई से गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा 130 करोड़ रुपीस लिया है। आप इस तरीके से समझिए, तो आप समझ सकते हैं कि 13% बहुत बड़ी चीज है। 3% 2% नहीं है कि नेग्लिजिबल है तो हम लाइट ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, 13% बहुत बड़ी चीज है। आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 1/7 और 1/8 आप समझिए कि उतना पैसा आरबीआई से गवर्नमेंट उठाती थी फ्रॉम टू फंड देयर 5 ईयर प्लान्स। ओके, बट ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के वजह से क्या हो रहा था,
यू नो दैट मनी सप्लाई ज्यादा हो रही थी, और मनी सप्लाई जब ज्यादा होगी तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, आप सोचिए एक एग्जाम्पल, अगर समझिए मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है, मेरे बच्चे की जो भी है एजुकेशन फी 5,000 रुपए पर मंथ बनना है, तो सालाना समझो कि 60,000 बनना है, एवरी ईयर 60,000 बच्चे की बनना है, तो मैं हर महीने, हर 2 महीने 5, हर 2 महीने 10 ऐसा बनता हूं, तो लेट अस सपोज हर महीना 5 देना है मुझे। देखिए, तो मेरे पास 30,000 के बजाय मेरे पास कितने रहेंगे, 25,000 रहेंगे। 25,000 में मैं फिर रेंट बनूंगा, फिर रेशन लूंगा, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। अब आप समझिए गवर्नमेंट ने, जैसे कि हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फी रीइंबर्समेंट स्कीम है। फी रीइंबर्समेंट स्कीम का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों को अप टू एलएलबी लेवल तक भी, ग्रेजुएशन लेवल तक भी पूरी एजुकेशन फ्री है हमारे पास। ओके, इवन फॉर प्रोफेशनलाइज्ड कोर्सेज मेनी ऑफ देम। तो यहाँ पे बच्चा डायरेक्टली उनका बीसीई बीसीडी का सर्टिफिकेट बताता है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट बताता है, तो वो कॉलेजेस ऑलरेडी उनको एनरोल कर लेते हैं। कर लेने के बाद में वो गवर्नमेंट को भेजते हैं कि इतने बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए, गवर्नमेंट उनको पैसे दे देती है। तो पूरा यहाँ पे खर्चा उठा रही है गवर्नमेंट एजुकेशन का। ठीक है, समझिए कि मैं भी एक बीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी का हूं, समझिए। तो मैं कॉलेज में जाऊंगा, जाके मेरे बच्चे का एडमिशन करा दूंगा, तो मेरी तनख्वाह रहेंगी 30,000, तो मुझे यहाँ पे 5,000 देना नहीं है ना, मुझे यहाँ पे 5,000 देना नहीं है। तो फिर समझिए आपकी 25,000 जब मेरे हाथ में थे, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम अभी 30,000 हो गए, तो मेरा पैसा बढ़ गया। जब मेरा पैसा हाथ में बढ़ जाता है, तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है। इकोनॉमी में कंज्यूमर इज रेशनल बोल के कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर पैसा ज्यादा होगा तो इंसान खाली नहीं बैठेगा। ओके, इंसान जनरली खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा। सो दैट इज व्हाट इज जनरली हैपनिंग। तो फिर जब 5,000 रुपए मेरे पास ज्यादा रहेंगे, तो मैं ज्यादा मूवी देखूंगा, या ज्यादा मैं पार्टी करूंगा, या मैं कुछ गैजेट खरीदूंगा, कुछ ना कुछ खरीदूंगा। अगर इस तरीके से हर एक के पास गवर्नमेंट फी रिइंबर्समेंट हर एक के पास फ्री कर देती है, तो हर एक के पास पैसे ज्यादा होंगे, और वो सब जाके क्या करेंगे, और चीजें डिमांड करेंगे, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। सो दिस सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड, राइट, फाइन। सो लीडिंग टू व्हाट, इन्फ्लेशन। और मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो रिमेन्ड सबसर्विएंट टू फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया था जब मॉनेटरी पॉलिसी कुछ कर नहीं रही थी उनके पास, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आरबीआई फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी, और सबसे इंपॉर्टेंट काम आरबीआई का यहाँ है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। व्हाट टू बी कंट्रोल, इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना भी आरबीआई वहां पे काम करे, वो काम नहीं हो रहा है। वो फिस्कल पॉलिसी आप समझ सकते हैं कि वो उतनी ज्यादा चल नहीं रही है, बिकॉज सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी उतना अच्छा चल नहीं रही है आरबीआई की, क्योंकि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो रही थी और बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, तो वो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने में नहीं कर सक रहे थे आरबीआई। द 1991 द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो गया था हमारे कंट्री में। ओके, इसके फिस्कल क्राइसिस 2, द फिस्कल डेफिसिट 6.6% हो गया था 1980 में, twice that was seen in what 1970s. The share of deficit financing has also risen to what 17% in 7th 5-year plan. तो आप समझ सकते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेफिसिट बढ़ते गया गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट आरबीआई से और पैसे डेफिसिट फंडिंग में लेना शुरू करी, राइट। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से इतने पैसे लेंगी और इतना एक्सपेंडिचर करेंगी, तो इन्फ्लेशन तो होगा, मनी सप्लाई तो बढ़ेगी, फिर आरबीआई रहने का मतलब ही क्या है, राइट और रॉन्ग। आरबीआई का काम तो इन्फ्लेशन करना है, बट आपके वजह से इन्फ्लेशन वैसे भी हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों में ओके, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी से ही रहते हैं आरबीआई में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेंगे वही सुनेंगे, ऑब्वियसली। इवन ऑटोनोमस है तो काम तो साथ मिलके ही करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेंगे आरबीआई तो सुनेंगे ही थोड़ा बहुत। तो उस वजह से क्या हो रहा था, इंडिया में जबरदस्त इन्फ्लेशन आ गया था 1991 में, ऑलमोस्ट 20% इन्फ्लेशन आ गया था, बिकॉज गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट के हेवी एक्सपेंडिचर की वजह से लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गए और इन्फ्लेशन बढ़ गया, राइट। देन क्या हुआ, द रिफॉर्म स्टार्टेड इन द 1991। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट ईयर, मनमोहन सिंह जी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि देखिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बंद कर देंगे, 1994 टू 1995 बजट में कहा था। ही सेड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट फाइनेंस इट्स डेफिसिट, ओके, और थ्रू अनलिमिटेड रिकोर्स टू द रिजर्व बैंक बाय इशू ऑफ एडॉक ट्रेजरी बिल्स। एडॉक ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करना है गवर्नमेंट, और आरबीआई से नहीं उठाना है पैसा। एंड ही ऑल्सो अनाउंस दैट स्लोली हम फेज आउट कर देंगे एडॉक इशूइंग ऑफ और ट्रेजरी बिल्स भी हम बंद कर देंगे, देना भी बंद कर देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये अगर गवर्नमेंट इस तरीके से करती है, तो फिर आरबीआई के पास भी बहुत अच्छा विंडो होगा टू
प्ले विद द मॉनेटरी मैनेजमेंट, वो अच्छे से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकेंगे। तो एक अटेम्प्ट तो 1991 में हो गया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में कि डेफिसिट फाइनेंसिंग बंद करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है, गवर्नमेंट की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर कम करते हैं तो आरबीआई इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान दे सकती है। Again, the same was announced in 1997 to 1998 by the P. Chidambaram. ओके, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम डेफिसिट फाइनेंसिंग निकाल देंगे। तो स्लोली स्लोली क्या फेज आउट करेंगे, स्लोली स्लोली निकाल देंगे आरबीआई। और ये भी कहा था कि आरबीआई शुड इंट्रोड्यूस ए वेज एंड मींस एडवांसेस, ओके, टू अकोमोडेट टेम्पररी मिसमैचेस। तो ये कहा था कि बजट में हम डेफिसिट फाइनेंसिंग तो निकाल देंगे, बट आरबीआई एक ऐसा तरीका सोचे, ओके, जिससे वो गवर्नमेंट को कभी जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट को हेल्प हो सके। ओके, दैट स्कीम इज कॉल्ड एज वेज एंड मींस ऑफ एडवांसेस। द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक followed upon the finance minister announcement and signed the agreement on March 26, 1997, and they have put a 4-year-old decade of what deficit financing बंद कर दी गई है at the end, मींस ट्रेजरी बिल्स इशू करके अभी पैसा नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट इस तरीके से पैसा नहीं करेंगी रेस, जब उनको शॉर्टेज हो जाता है गवर्नमेंट को, तो फिर किस तरीके से करेंगी, तो उसका भी एक जुगाड़ होना चाहिए। सो लेट अस सी दैट। Okay, how government, the question here is how government is raising what fund? Government is no longer resorting to what? Deficit financing in our country right now, but has found new ways to fund the deficit. पहली बात है issue of off balance sheet bonds. Off balance में जो बजट में नहीं दिखाते हैं bonds, जैसे लाइक गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, इस तरीके से गवर्नमेंट्स बॉन्ड दे रही है लोगों को और पैसे खरीद रही है। एलआईसी का भी परसों ऑक्शन हुआ था। Okay, government is demanding larger dividends from central bank and public sector enterprises. NMDC, ONGC, SAIL, GAIL, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि और प्रॉफिट करिए, पैसे दीजिए। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से प्रेशर बन रहा है कि और पैसे प्रॉफिट करके गवर्नमेंट को दे, और गवर्नमेंट आरबीआई को भी प्रेशराइज करेंगी और ज्यादा हमें डिविडेंड्स दें। ओके, और स्पेक्ट्रम ऑक्शंस भी कर रही है गवर्नमेंट की, कोल ब्लॉक्स रो और टेलीकम्युनिकेशन ऑक्शंस, इस तरीके के ऑक्शन करके पैसे कमा रही है गवर्नमेंट। और द अनदर वे इज व्हाट डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स इस तरीके से चल रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स नहीं दे रहे हैं मैक्सिमम, यहां से इस तरीके से पूरा चल रहा है गवर्नमेंट का। ओके, फुलफिलिंग ऑफ व्हाट शॉर्टेज ऑफ फंड्स। Okay, the ways and means advances we supposed to be used temporarily use करना है, but over a period of time ये continuously करते गए गवर्नमेंट, और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, now because of this deficit financing आरबीआई के ऊपर प्रेशर डालना बंद किए हैं हम, इस वजह से आरबीआई के पास बहुत अभी अच्छे से पावर आ गया है to monitor the monetary policy very closely. RBI may not be funding deficit, but government is always pressurizing the RBI to give higher dividends. हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है ये। The central bank is also criticized many times that indirectly वो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम्स। सेंट्रल बैंक को भी यही कहा गया कि आप मत दीजिए, बट आप देते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होकर आप ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को देते हैं, देना बंद कीजिए। देन आरबीआई के ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो आरबीआई ने स्टार्ट किया है उर्जित पटेल कमेटी के हिसाब से इन्फ्लेशन शुड नॉट गो 2 to 6%, 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई, ये उर्जित पटेल कमेटी साहब ने जो भी बोला है, वो रूल बेस्ड अभी गवर्नेंस शुरू किया है, उससे ना वो गवर्नमेंट को ज्यादा हेल्प कर सकेंगी, तो वो एक अच्छे से वो आप बोल सकते हैं कि इनविजिबल वे में वो गवर्नमेंट को नाराज नहीं होने के तरीके से ऑटोमेटिकली आरबीआई ने एक रूल बेस्ड मॉनेटरी मैनेजमेंट शुरू किया है। अब ये रूल होने के बाद में अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ही पूछेंगी आरबीआई को, बिकॉज अगर पूछ भी लेते हैं तो गवर्नमेंट आरबीआई कह देती है कि देखो अगर आप लेते हैं तो पैसे 6% से ज्यादा बढ़ जाएगा, आप मत लीजिए। तो रूल बेस्ड होने के वजह से अभी आरबीआई के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी आ गई है टू प्ले विद व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीआई डिविडेंड का मतलब क्या है, व्हाट डज आरबीआई, why does RBI pay dividend to the government? देखिए यहाँ पे as the government finances, RBI is the manager of government के पूरे पैसों का मैनेजर RBI है। RBI pays a dividend to the government to help with government finances from its surplus profit। तो RBI के पास जो भी पैसा आता है, वो पैसों से गवर्नमेंट को देती है। RBI was founded, you know that 1934 and has been operating since 1934 only. Chapter 4, Section 47 of the Act titled Allocation of Surplus Fund। तो ये आरबीआई क्यों देना गवर्नमेंट को,
इसलिए देना कि ऑलरेडी एक्ट में ये लिखा गया था कि अगर आरबीआई के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो वो जो भी सरप्लस फंड्स है गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूट आप समझ सकते हैं, वो लीगल प्रोविजन है, तो वो उनकी लायबिलिटी है, वो देना ही पड़ेगा सरप्लस फंड्स। ठीक है, और आरबीआई करता कैसा है प्रॉफिट्स, ये हम देखेंगे। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली नथिंग बट मनी सप्लाई पॉलिसी है। इसमें जरा क्वांटिटेटिव टूल रहेंगे, क्वालिटेटिव टूल रहेंगे। तो आप समझे होंगे रेपो रेट कभी पढ़े होंगे, रिवर्स रेपो रेट कभी पढ़े होंगे आप, सीआरआर, एसएलआर। ओके, दीज आर व्हाट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेपो रेट। रेपो रेट इज कॉल्ड एज पॉलिसी रेट। मॉनेटरी पॉलिसी का रेट अगर कोई है, ओके, ऑफिशियली वो रेपो रेट है। रेपो रेट्स को चेंज करके ओके आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब भी अगर इन्फ्लेशन पैसे ज्यादा होते हैं तो आरबीआई उनके बॉन्ड्स देती है, ओके, और पैसा बैंक से ले लेती है, ओके, पैसे अपने हाथ में कम करने के लिए, बिकॉज हमारे वजह से डिमांड बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कभी आरबीआई बॉन्ड्स देती हैं, कभी आरबीआई बॉन्ड्स खरीदती हैं। तो ये जो इंटर एक्सचेंज ऑफ बैंक और आरबीआई, बैंक्स आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट्स आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई, मुथूट, बजाज कैपिटल एंड आरबीआई, इन जो पूरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो भी सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन में आरबीआई प्रॉफिट करती है। ये ट्रांजैक्शन में आरबीआई क्या करती है, प्रॉफिट करती है। वो प्रॉफिट ही देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। दैट इज व्हाट इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर, आप यहाँ पे पढ़ ले सकते हैं क्योंकि मैं इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करा आपको। फाइनेंशियल ईयर 20 में आरबीआई हैज पेड अराउंड 57,129 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 19 में तो बहुत पैसे दिए थे आरबीआई ने, ये कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आरबीआई के जो बफर पैसे थे, वो जो भी पैसे थे पूरे मिला के आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए हैं। 1,76,000 करोड़ इज नॉट ए जोक। इतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को दिया गया है बाय द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डिविडेंड्स। ओके, उसके बाद में ये लास्ट है अपना स्लाइड। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 1994 की स्पीच में कहा है, वी विल हैव टू मीट आवर इंटायर रिक्वायरमेंट थ्रू बोरोइंग फ्रॉम मार्केट। ये पहली बार एक नई चीज हुई है कि उन्होंने कहा था कि अभी हम आरबीआई से पैसे नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लोगों से लेंगे पैसे, मार्केट से लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे। इस तरीके से कहा गया था। इन ऑर्डर टू एनेबल मार्केट बोरोइंग, आरबीआई टुक सेवरल मेजर्स। ओके, पहली बात तो प्राइमरी डीलरशिप, ओके, सिक्योरिटीज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे काम करने वालों के पास वहां से टैक्स लेना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। उसके बाद में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज नथिंग बट, अगर मैं एक चेक लिखता हूं आपके नाम पे, मेरा एक्सिस बैंक है, आपके नाम पे चेक लिखता हूं, बट आपका नाम है, आपका बैंक है आंध्रा बैंक, तो पहले ये चेक जाएगा एक क्लियरिंग हाउस में, वहां पे दोनों की ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो क्लियरिंग हाउस है, यहाँ से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को। ओके, और यील्ड कर्व मींस गवर्नमेंट डायरेक्टली बॉन्ड इशू कर रही है, लाइक आई हैव टोल्ड यू, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो आरबीआई डायरेक्टली बॉन्ड्स भी दे रही है। और रेपो मार्केट्स में भी गवर्नमेंट काम कर रही है, वहां से पैसे उठा रही है। ठीक है, दिस इज द न्यू वेज द गवर्नमेंट हैज फाउंड टू फंड इट्स डेफिसिट। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू टुमारो विद वेरी बेटर एडिटोरियल्स। हमें एनालिसिस भी करना है कि हमारे एडिटोरियल्स में से कितने क्वेश्चन आए, दैट आई एम मेकिंग इट। आई होप दैट बाय संडे आई विल अपलोड कि पूरे जीएस जनरल स्टडीज पेपर में कितने क्वेश्चंस हमारे एडिटोरियल्स में आए हैं। ऑलरेडी इसका सैंपल में लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे ही पेपर में आए थे, वो तो मैं जनरली ऐसा देखते देखते ही देखा था, तो आपको एक मोटिवेशन के लिए दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम संडे तक देख सकते हैं कि हमारे एडिटोरियल्स में आएंगे। ओके, कीप ऑलवेज चार्ज एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर स्टडीज एंड बहुत मेहनत करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।